नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, यहाँ पर उसका अगला बिंदु पढ़ेंगे। जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संसद का गठन, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे संसद की शक्तियाँ। संसद की शक्तियाँ ऑब्लिक कार्य। जैसे अपन ने पढ़ा था, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनका गठन मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर अपन दोनों की शक्तियाँ पढ़ेंगे। दोनों की शक्तियों का अलग अलग क्वेश्चन भी आता है कि साहब लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य लिखिए, राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य लिखिए। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा का शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो अपनी यहाँ पर शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो दोनों की शक्तियाँ डिटेल से मैं बताऊंगा आपको, जिससे क्या है फिर आप उनमें तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, और तुलनात्मक बिंदु होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो भी तुलनात्मक बिंदु होगा वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले अपन शक्ति देखते हैं संसद की, वो होती है साहब विधायी शक्ति। विधायी शक्तियाँ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तब पॉइंट बताया था, याद होगा। सरकार के 3 अंग बताए थे मैंने आपको। उसमें पहला अंग मैंने व्यवस्थापिका बताया था, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। और तीनों का बेसिक कार्य मैंने आप लोगों को बताया होगा। तीनों का बेसिक कार्य मैंने बताया था। जैसे संसद काम करती है कानून बनाने का, कार्यपालिका का काम करती है उसको लागू करने का, और न्यायपालिका उसको बनाए रखने का काम करती है। तो अब यहाँ पर अपन सबसे पहले देख रहे हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो बेसिक काम है संसद का वो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब होता है कि कानून निर्माण की शक्तियाँ, कानून निर्माण की शक्ति यहाँ पर आती है। तो जो विधायी शक्तियाँ उसको देखेंगे अपन। तो देखो, भारत में संसद द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था, संघीय राज्य को स्वीकार किया गया है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अनबन न हो, टकराव न हो, इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और 3 सूचियां बनाई गई है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उन्हें विषय डाले गए हैं कि साहब संघीय सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी या व्यवस्थापिका संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची में विधानमंडल कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो सबसे पहले तो विधायी शक्ति में आप लिखोगे कि साहब संसद क्या है, किस पर कानून बनाती है, संघीय और समवर्ती सूची पर। संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। कानून निर्माण में आप देखोगे कि साहब संसद है वो संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। और इसमें आगे और लिख दोगे कि इमरजेंसी टाइम में आवश्यकता पड़ने पर या राज्य सभा द्वारा, 2-3 बातें देखोगे। इमरजेंसी टाइम में, और राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को, राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को संघीय सूची में या संघीय घोषित कर दे या केंद्र सरकार को अधिकार दे दे, तो राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। तो विधायी शक्तियों में देखो, सबसे पहले तो आता है संघीय सूची पर कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। और समवर्ती सूची के बारे में एक बात बता दूं आपको कि समवर्ती सूची का मतलब राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, संसद भी कानून बना सकती है।
लेकिन किसी एक विषय पर दोनों ही कानून बना दे तो संसद का कानून मान्य होगा। तो बेसिक परिचय में बताया मैंने आपको, ये तो बेसिक परिचय हुआ। अब अगर आपका तुलनात्मक अध्ययन आ जाए तो उसमें क्या बताओगे कि साहब साधारण विधेयक और विधायी शक्तियों में लगभग राज्यसभा और लोकसभा को बराबर की शक्तियां हैं। यानी कोई भी कानून पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में उसको पारित होना अनिवार्य है। दोनों में अलग अलग पारित होगा तभी उसको पास माना जाएगा। लेकिन एक विशेष परिस्थिति है जिसमें विधायी शक्ति सामान्य साधारण कानून के संबंध में राज्यसभा की शक्ति कमजोर हो जाती है, और वो है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की पोजीशन में राज्यसभा की शक्ति कमजोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मैंने बताया था लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। दोनों को एक जगह बैठाओगे तो फिर कानून पास होगा, लोकसभा का जो होगा मान्य होगा। तो देखो विधायी शक्तियों में आप देखो, जेल से दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची में अगर दोनों बना दे तो संसद का मान्य होगा। और राज्यसभा अगर घोषित कर दे किसी राज्य सूची के विषय को तो उस पर भी कानून बना सकती है। और साधारण विधेयक में दोनों को बराबर के अधिकार हैं। केवल एक पोजीशन है जब राज्यसभा की शक्ति कमजोर हो जाती है, वह है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की पोजीशन में क्या है, राज्यसभा की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये हुई साहब विधायी शक्तियां। दूसरी आती है वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में आप बताओगे कि देश में जो भी टैक्स लागू होते हैं, कानून कर लागू होते हैं, बजट होता है, वो तैयार संसद करती है। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करना हो, जैसे राष्ट्रपति से लेकर RS-IS अधिकारी तक जो वेतन निर्धारित करती है। जैसे मान लो आपके MLA MP तक वेतन निर्धारित करती है, MLA MP तक। और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करती है संसद करती है। अब इसमें वित्तीय शक्तियों में हम डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि साहब वित्तीय शक्तियों में लोकसभा और राज्यसभा। तो आप क्या लिखोगे यहां पर कि साहब समस्त वित्त विधेयक, मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों में बताया था, समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में रखे जाते हैं। यानी राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाती है और लोकसभा में रखे जाते हैं। लोकसभा ने उसको पारित कर दिया तो राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। यहां पर राज्यसभा की शक्तियां थोड़ी गौण है और राज्यसभा के पास फिक्स 14 दिन का टाइम रहता है। 14 दिन में उसको पारित किया तो ठीक, अन्यथा उसकी अनुमति के बिना ही पारित माना जाता है। ये होती साहब वित्तीय शक्तियां। मैंने कहा समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखे जाते हैं और राज्यसभा के पास उसको विचार करने के लिए 14 दिन का टाइम रहता है। अगर 14 दिन में उसने पारित कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और 14 दिन से ज़्यादा समय लगा दिया तो उसकी अनुमति के बिना ही वो पारित माना जाएगा। तो इस प्रकार से वित्तीय शक्तियां हैं। फिर तीसरी शक्ति अपन देखते हैं जिसको प्रशासनिक शक्तियां बोल सकते हैं, या कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, ये देखो क्या होती है। जैसे मैंने बताया था भारत को ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और मैंने बताया था सरकार का निर्माण संसद में से होता है।
इसलिए संसद नियंत्रण रखती है किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर। कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। और ये नियंत्रण किस प्रकार रखती है? तो कुछ प्रस्ताव पारित करके नियंत्रण रखा जाता है। या जैसे मान लो आपके काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, इस पर आप प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बजट कटौती प्रस्ताव है, और एक आता है अविश्वास प्रस्ताव है। इनके माध्यम से संसद नियंत्रण रखती है। किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर। काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और समय समय पर प्रश्न पूछकर, मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और बजट कटौती प्रस्ताव पर और अविश्वास प्रस्ताव पर। इनके माध्यम से कार्यपालिका को निरंकुश होने से, मनमाने काम करने से रोका जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अब इनका बेसिक थोड़ा सा बता दूं। काम रोको प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? यानी देश में कोई घटना घट गई तो जो चल रहा प्रस्ताव उसको रोककर उस पर विचार करना काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। जैसे मान लो कोई बम विस्फोट हो गया, कोई सड़क दुर्घटना हो गई, कोई रेल दुर्घटना हो गई, तो उसमें कमी उजागर होती है कार्यपालिका की, तो उसको विचार करना, वो काम रोको प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव यानी इसका मतलब ये होता है कोई मंत्री ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा तो उसकी निंदा के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। और प्रश्न पूछकर इन प्रत्येक डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न समय समय पर सांसद पूछते हैं, और वो क्या है, उनको एक तरह से सचेत रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और बजट कटौती यानी बजट पेश किया जाता है लोकसभा में और उसमें कटौती, इसका मतलब है कि बजट जो सरकार ने पास किया उसको कम या ज्यादा अगर संसद कर दे, कम कर दे, तो उसे बजट कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव वो लोकसभा में लाया जा सकता है। ये दोनों अविश्वास प्रस्ताव और बजट कटौती प्रस्ताव अगर ये दोनों पारित हो गए, ध्यान रखना, लाइन को गौर से ध्यान रहना, बजट कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए लोकसभा में, दोनों लोकसभा में पारित होते हैं, ये दोनों पारित हो जाए तो उसका सीधा परिणाम होगा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, कार्यपालिका का पतन हो जाएगा। इनमें तो उनकी कमियां उजागर होती है, नियंत्रण रखा जाता है। तो इन तीन तक राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं, लेकिन ये दो शक्तियां केवल लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को नहीं है। और इन एक तरह से ब्रह्मास्त्र है कार्यपालिका पर दागने का। अगर बजट कटौती प्रस्ताव पास हो गया लोकसभा में और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये होता है साहब आपका कार्यपालिका नियंत्रण की शक्तियां। फिर चौथा आता है, इसमें तुलनात्मक ध्यान दे लेना आप। मैंने कहा बजट कटौती और अविश्वास प्रस्ताव लगाने का अधिकार है संसद में लोकसभा को। अब आता है चौथा अधिकार, संविधान संशोधन का। कौन सा अधिकार? संविधान संशोधन का। यानी अपने देश का संविधान अनुच्छेद 368 वो अधिकार देता है कि साहब ने जो संविधान बना हुआ है उस संविधान में संशोधन कर सकती है संसद। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है। और इस संशोधन का बेसिक परिचय थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि संशोधन के 3 तरीके हैं। ध्यान से सुनना, संशोधन के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, कुछ संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं
जिनमें संशोधन साधारण बहुमत से संसदीय दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब आधे से एक ज्यादा। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन पारित कर सकती है। दूसरा आता है कि संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें विशिष्ट बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन संशोधन को किया जा सकता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है विशिष्ट बहुमत दोनों सदनों में प्लस आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित किया जाए। यानी 3 तरीके हैं। देखो, पहला तरीका साधारण बहुमत से संसद प्रस्ताव पारित करके संशोधन कर सकती है। दूसरा तरीका है 2/3 विशिष्ट बहुमत कहते हैं उसको, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होगा तब वो प्रस्ताव संशोधन माना जाएगा। तीसरा है 2/3 बहुमत तो दोनों सदनों में, साथ साथ में जो राज्य हैं उन राज्यों में आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति अनिवार्य है, तब वो संशोधन पारित माना जाएगा। तब वो संशोधन क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। यानी सीधी सी बात है, यहां पर अपन देखें संविधान संशोधन का, तो संविधान संशोधन का मतलब यह है 368 के तहत संसद कर सकती है। 3 तरह के संशोधन होता है जिसको मैंने किया भी। अब यहां पर तुलनात्मक अध्ययन आ जाए तो इसमें क्या बताओगे कि संविधान संशोधन के अधिकार में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर का अधिकार है। यहां पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी अगर लोकसभा ने कोई संशोधन पारित किया और राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया तो संशोधन पारित नहीं माना जाएगा। यानी यहां पर लगभग पूरी तरह से इक्वल अधिकार है, बराबर का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये कौन सा आ गया? संविधान संशोधन का अधिकार। फिर आता जाओ 5वां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, तो देखो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किसका चुनाव? पीछे पढ़ा अपन ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, के चुनाव में भाग लेते हैं। पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव राज्य विधानसभा से साथ मिलकर चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और राज्यसभा के सदस्य क्या है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया कौन सा? निर्वाचन संबंधी शक्ति। कौन शक्ति होगी? निर्वाचन संबंधी शक्ति। फिर आता आपके आगे, अगर देखें अपन, यानी 5वां पॉइंट अपन ने देखा निर्वाचन। तो निर्वाचन को रिपीट कर देता हूं एक बार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव भाग लेते हैं। अब आगे आता है अपना, अगर छठा अधिकार देखें, महाभियोग की शक्ति। जिसको आप अन्य शक्तियों में भी डाल सकते हैं, महाभियोग की शक्ति। यानी अब देखो इसमें क्या है, किस पर महाभियोग लगा सकते हैं? पहला आता है राष्ट्रपति, दूसरा आता है उपराष्ट्रपति, तीसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय
व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। यानी महाभियोग किस पर लगाने का अधिकार है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। इनको महाभियोग प्रस्ताव लाकर संसद उनको पद से हटा सकती है। उनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाकर संसद क्या है, पद से हटा सकती है। यहां पर देखो राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया मैंने बता दी थी आपको। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाभियोग की प्रक्रिया लगभग सेम है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या आ जाता है उसमें? क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी आपको कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। तो यहां पर ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया कोई पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे कि उपराष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव लाने का अधिकार राज्यसभा को है। पारित दोनों में होगा, इन प्रस्ताव केवल लाया जा सकता है किसमें? राज्यसभा में। तो इस प्रकार से महाभियोग की शक्ति आ गई। किसकी शक्ति आ गई? महाभियोग की शक्ति। अब देखो यहां पर 7वां पॉइंट देखिएगा मैंने, इसको आप राज्यसभा की शक्तियां पूछ ले तो उसमें डाल देना विशिष्ट शक्तियां। विशिष्ट शक्तियां, विशिष्ट शक्तियां का मतलब है कि कुछ ऐसी शक्तियां जो अपन ने पढ़ी नीचे साहब लोकसभा को और राज्यसभा को नहीं। तो यहां पर कुछ शक्तियां मैं ऐसी बता रहा हूं तो राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं। जो केवल एकमात्र राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। तो जिसमें पहला आता है, जैसे मैंने बोला था पीछे, याद हो तो आपको कि साहब किसी राज्य सूची के विषय को क्या राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। सीधी सी बात है, पहले विशिष्ट है राज्य सूची के किसी विषय को कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। वो दे सकती है, कौन दे सकती है? राज्यसभा। कौन दे सकती है? राज्यसभा। तो ये विशिष्ट शक्ति अपन राज्यसभा के डालेंगे। तो दूसरी शक्ति अपन इसमें देखें तो वो आती सीधी सी नई लोक सेवाओं का निर्माण। यानी आपने पढ़ी होगी संघ लोक सेवाएं होती है, राज्य लोक सेवाएं होती है। इसका मतलब कुछ से सरकारी पोस्ट या पद होते हैं जो जनता की सेवा करते हैं। तो नए सरकारी पोस्ट और पदों का गठन निर्माण कर सकती है, वो कर सकती है राज्यसभा। कौन कर सकती है? राज्यसभा। तो देखो अपन ने यहां पर पढ़ा कि साहब किस प्रकार से संसद की शक्तियां, किसकी शक्तियां? संसद की शक्तियां। तो संसद की शक्तियों में मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में मैंने बताया कि साहब किस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा को बराबर का अधिकार है। केवल संयुक्त बैठक की पोजीशन में राज्यसभा शक्ति कमजोर हो जाती है। और विधायी शक्तियों में बताया किस पर कानून बनाती है, संघीय सूची और राज्य सूची के विषय संघीय सूची और संवर्धित सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। फिर मैंने आपको विधायी शक्तियां बताई, वित्तीय शक्तियां। तो मैंने बताया था राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से समस्त वित्त विधेयक लोकसभा में रखे जा सकते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन का टाइम रहता है। तीसरी बताई मैंने आपको कार्यपालिका नियंत्रण शक्तियां। तो कार्यपालिका नियंत्रण शक्तियों मैंने बताया आपको किस प्रकार से कार्यपालिका नियंत्रण कैसे रखती है, प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा, बजट कटौती प्रस्ताव और
अविश्वास प्रस्ताव। तो बजट कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार किसको है? लोकसभा को। किसको है? लोकसभा को। फिर संविधान संशोधन बताया मैंने आपको 368 के तहत संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है: साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत, और विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य है। फिर निर्वाचन संबंधी शक्ति बताया मैंने आपको। तो निर्वाचन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के सदस्य, और साथ में लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करते हैं। फिर अपने महाभियोग की शक्ति देखी तो मैंने बताया था संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है महाभियोग द्वारा। इसमें मैंने अलग चीज़ बताई थी एक कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा को है, प्रस्ताव लाने का, फिर दोनों पारित करेंगे। फिर आपका विशिष्ट शक्तियाँ मैंने बताया था राज्यसभा कुछ विशिष्ट शक्तियाँ 2, जिसको ध्यान रखोगे कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित राज्यसभा कर सकती है और नई लोक सेवाओं का निर्माण राज्यसभा कर सकती है। तो इस प्रकार देखो हमने पढ़ा तो पहला पॉइंट आपके सरकार का लगभग कंप्लीट हो गया। कौन सा? व्यवस्थापिका, जिसके बारे में मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया, राष्ट्रीय गठन के बारे में पढ़ाया, निर्वाचन, फिर उसकी क्या पढ़ाया आपको, कार्य पढ़ाए, उसके बाद संसद का गठन पढ़ाया, फिर संसद के कार्य पढ़ाए। अब कल अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन और शक्तियाँ। ठीक है, धन्यवाद।